हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में हम समानांतर माध्य को पढ़ेंगे और समानांतर माध्य की जो गणना है वो तो हम अपने पहले की क्लासेस में देख चुके हैं। आज हम जो समानांतर माध्य के बारे में हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग है, इसके गुण और अवगुण के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम देखने वाले हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, सांख्यिकीय माध्य के उद्देश्य और कार्य क्या हैं, सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार, समानांतर माध्य का अर्थ क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण जो आज की इस वीडियो का मेन पार्ट रहेगा वो है समानांतर माध्य के गुण, इसके अवगुण और जो है समानांतर माध्य की उपयोगिता, यानी कि हम किस किस तरह से समानांतर माध्य पर निर्भर करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि केंद्रीय प्रवृत्ति होती क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति जो है वो एक सिंगल फिगर है जो कि पूरे होल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आंकड़ों का एक विशाल समूह होता है और उसमें से हम जो एक सिंगल फिगर निकालते हैं वही सेंट्रल टेंडेंसी है। इसको सेंट्रल टेंडेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी जो पूरा होल होता है, पूरी जो श्रृंखला होती है उस श्रृंखला में जो केंद्रीकरण है, जो मध्य के बीच जो है संख्याओं का केंद्रीकरण होता है, इसलिए जो है हम इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसको परिभाषा के रूप में अगर हम देखें केंद्रीय प्रवृत्ति को, तो आंकड़ों की समंक श्रेणी के अंतर्गत ये एक ऐसा प्रतिनिधि मूल्य है जो संपूर्ण श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को सरल और संक्षिप्त रूप से अभिव्यक्त करे, केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य कहलाता है। यानी कि जो सरल और संक्षिप्त रूप से हमारी पूरी श्रृंखला को रिप्रेजेंट करे उसी हम जो है केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्लार्क ने एक बहुत सिंपल परिभाषा इसकी दी है कि औसत वह संख्या है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जो है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है किया जाता है। ये उसी तरह से है जैसे क्लास में मॉनिटर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जो है पूरी क्लास से एक बार में बात करना संभव नहीं है, लेकिन एक मॉनिटर बना दिया जाता है तो वो अपनी बात जो है विद्यालय प्रशासन तक पहुंचाता है। तो इस तरह जो है पूरे समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संख्या है उसी को हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब जो सांख्यिकीय माध्य हैं इसके उद्देश्य और कार्य क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके द्वारा जो है आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी कि ब्रीफिंग ऑफ डेटा होता है। हम आंकड़ों को संक्षिप्त कर देते हैं। जहाँ जो है हमने कक्षा के 100 विद्यार्थियों के मार्क्स जो है वो लिखे, हमारे पास श्रृंखला है कक्षा के 100 विद्यार्थियों की कि 100 विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए, वो आंकड़े हमारे पास हैं। तो जब हम उसमें एक केंद्रीय प्रवृत्ति निकाल लेते हैं तो वो आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण हो जाता है। जब आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण हो जाता है तो उसकी तुलना में भी सहायक होती है, क्योंकि जो है हम उसका कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा सांख्यिकीय माध्य है वो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पूरी की पूरी जो हमारी श्रृंखला है उसका प्रतिनिधित्व सांख्यिकीय माध्य के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार जो है नीति निर्धारण में ये सहायक होते हैं। जब आंकड़े संक्षिप्त हो जाते हैं, उनकी तुलना कर ली जाती है, तो इसके आधार पर जो है हम नीति निर्धारण भी कर सकते हैं। और सांख्यिकीय विश्लेषण का आधार भी जो है सांख्यिकीय माध्यम से होता है। तो इस तरह जो है ये सांख्यिकीय माध्य के उद्देश्य और कार्य हैं। इसके बाद अगर सांख्यिकीय माध्य के प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है गणितीय माध्य होता है। सांख्यिकीय माध्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, गणितीय माध्य और स्थितिजन्य माध्य। गणितीय माध्य का मतलब ये है जिसकी हम पूरी कैलकुलेशन करके हर मद को उसमें शामिल करके जो माध्य निकालते हैं उसको हम गणितीय माध्य कहते हैं। और स्थितिजन्य माध्य का मतलब ये है कि जब हम उसकी पोजीशन के कारण, यानी कि जो है वो कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसकी जो स्थिति है उसके अनुसार माध्य निकालते हैं, तो उसे हम स्थितिजन्य माध्य कहते हैं। गणितीय माध्य को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, अंक गणितीय माध्य और समानांतर माध्य, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गुणोत्तर या ज्योमेट्रिक मीन और हरात्मक यानी कि हार्मोनिक मीन। स्थितिजन्य माध्य को जो है हम तीन भागों में पढ़ सकते हैं, माध्यिका, भूयिष्ठिक या बहुलक और विभाजन मूल्य, यानी कि जिसे हम क्वार्टाइल कहते हैं, पार्टीशन वैल्यूज कहते हैं, वो जो है इसमें शामिल होती हैं। तो गणितीय माध्य की अगर हम बात करें तो समानांतर माध्य जो है वो केंद्रीय प्रवृत्तियों में सबसे सरल, लोकप्रिय और प्रचलित माप है ना। सबसे आसान होता है गणितीय माध्य को कैलकुलेट करना, क्योंकि सिंपली श्रृंखलाओं को हम प्लस कर देते हैं और जितना नंबर है उससे उसको भाग दे देते हैं। तो ये एक तरह से औसत हम निकालते हैं। तो इस हिसाब से जो औसत आय, औसत अंक, औसत उपभोग, औसत लाभ, औसत उत्पादन, ये सब क्या हैं, ये समानांतर माध्य से ही प्राप्त होते हैं। और अपने ज्ञान के क्षेत्र में हम देख चुके हैं कि इन सभी औसतों का कितना ज़्यादा प्रयोग हम लोग
करते हैं। जब भी कोई आम आदमी जो है औसत शब्द का प्रयोग करता है तो उसका सीधा सा मतलब यही समानांतर माध्य है। इसी समानांतर माध्य का उपयोग जो है किया जाता है। तो समानांतर माध्य की जो हमारी परिभाषा है उसकी अगर हम बात करें तो इसका सिंपली जो है मीनिंग है कि समंक माला के पदों के योग को, यानी कि जो टोटल जो नंबर्स हमारे पास होते हैं उनका हम योग कर लेते हैं और फिर उसकी संख्या से उसको भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे हम माध्य के रूप में परिभाषित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 संख्याएं हैं या 5 विद्यार्थियों की जो है हमारे पास हाइट है, तो उन सबको हमने क्या किया, प्लस किया और उसके बाद उसे जो है 5 से भाग दे दिया, तो जो उत्तर हमें मिलेगा वो हमारा समानांतर माध्य होगा। इसकी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल आसान होती है। अब हम जो है समानांतर माध्य के कुछ गुण और अवगुण देख लेते हैं। तो पहले जो है हम समानांतर माध्य के गुण देख लेते हैं कि समानांतर माध्य के जो गुण हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि समानांतर माध्य एकदम सरल होता है ना, एकदम जो है सिंपल होती है इसकी कैलकुलेशन। ये आप सभी जानते हैं कि हम सिंपली जो है जो भी नंबर हमारे पास होते हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं और प्लस करने के बाद जितनी हैं, जैसे ये जो है 10 हैं तो हम 10 से जो है इसको भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार इसकी जो गणना है वो बहुत सरल है। ठीक है, इसके बाद ये एक प्रतिनिधि मूल्य है। प्रतिनिधि मूल्य का मतलब ये है कि जो श्रृंखलाएं हमारे पास हैं उन्हीं में से जो है हमारा उत्तर निकल कर आता है। तो इस तरह ये जो है एक प्रतिनिधि मूल्य के रूप में काम करता है। समानांतर माध्य सदैव निश्चित होता है ना। ये जो श्रृंखलाएं हैं, ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को आप किसी भी प्रकार व्यवस्थित कर लीजिए, हमारा जो समानांतर माध्य है वो सेम रहेगा। और इसी प्रकार समानांतर माध्य जो है तुलना में बहुत सहायक होता है। हमें जो है जो भी उत्तर मिलता है हम उसे किसी सेम प्रकार का जो दूसरा आंकड़ा है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक सेक्शन के मार्क्स हैं, दूसरे सेक्शन के मार्क्स के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार इनका बीज गणितीय विवेचन संभव है, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है इस पर अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, इसमें व्यवस्थीकरण की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्थीकरण की आवश्यकता का मतलब क्या है कि ये जो है आप देख रहे हैं कि ये किसी भी ऑर्डर में जो है ये जो संख्याएं हैं ये लिख दी गई हैं, 98, 97, 97, कहीं घट रही हैं कहीं बढ़ रही हैं। तो इसको ज़रूरी नहीं है कि हम जो है मतलब इसको व्यवस्थीकरण करें। इसमें से आप कोई भी संख्या अलट पलट कर कहीं भी रख दीजिए, हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सेम आएगा, यानी कि व्यवस्थीकरण करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार समानांतर माध्य की शुद्धता की जांच संभव है। कुछ जो है फॉर्मूलाज अप्लाई करके समानांतर माध्य की जो जांच है उसकी शुद्धता की जांच हम कर सकते हैं। उसी प्रकार समानांतर माध्य जो है एक गणितीय मूल्य है। गणितीय मूल्य का मतलब ये है कि इस पर जो है हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही जो है इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको फर्दर भी जो है हम इस पर विभिन्न प्रकार की मैथमेटिकल जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम समानांतर माध्य के अवगुण या दोष की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है समानांतर माध्य के दोष में हम अगर देखें तो ये चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। अब चरम मूल्य का क्या मतलब है? चरम मूल्य का मतलब ये है कि एक उदाहरण से हम इसको देखते हैं। मान लीजिए 4 व्यक्तियों की मासिक आय है ना। 4 व्यक्तियों की मासिक आय है 60,000, 25,000, 12,000 और 7,000। अब जब हम इसका माध्य निकालेंगे तो हम इसको 4 से भाग दे देंगे इन सबको प्लस करके। तो इस प्रकार जो हमारा समानांतर माध्य निकला है वो 26,000 निकला। तो अब इसमें क्या है कि इसमें जो चरम मूल्य है, चरम मूल्य क्या है इसमें 60,000 है। तो ये जो 60,000 है ये चरम मूल्य है, यानी कि ये तो थोड़े थोड़े अंतराल पर जो है दी हुई है ये मासिक आय तो, लेकिन 60,000 जो है वो एक्सट्रीम पे है। तो इस तरह जो है ये चरम मूल्य से जो हमारा जो समानांतर माध्य है वो प्रभावित हुआ। ये जो छोटी वाली जो संख्याएं हैं ये संख्याएं किसी कंपनी के कर्मचारी की हो सकती हैं और ये जो है उसके मैनेजर की हो सकती है, जो उसका बॉस है उसकी हो सकती है। तो इस तरह ये जो है यहाँ पर जो हमारा उत्तर निकला है उस उत्तर को चरम मूल्य ने प्रभावित किया है। ठीक है, इसी प्रकार ये अप्रतिनिधि और अवास्तविक होता है। अप्रतिनिधि और अवास्तविक कैसे हुआ कि जैसे इसी उदाहरण में आप लीजिए कि इस उदाहरण में जो हमारा उत्तर निकला है वो 26,000 है। अब 26,000 इनमें से किसी की भी वार्षिक आय मासिक आय नहीं है, तो इसलिए जो है ये प्रतिनिधि मूल्य हम इसको नहीं कह सकते। इसी प्रकार समानांतर माध्य में कुछ हास्यास्पद परिणाम भी निकल आते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल देखिए कि ये एक ओवर में बनाए गए रन हैं। ठीक है, 0, 0, 1, 2, 4, 1।
तो जब हम इनका औसत निकालेंगे तो इन सबको हम प्लस करेंगे और 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक ओवर में जो है 6 बॉल होती हैं, तो इसको हम 6 से भाग दे के हमारा जो उत्तर निकलेगा वो 1.3 है। तो अब ये 1.3 रन के रूप में जो है एक हास्यास्पद परिणाम है, क्योंकि रन कभी भी पॉइंट्स में नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार समानांतर माध्य में हर मूल्य को जो है बराबर महत्व दिया जाता है। समानांतर माध्य में हर मूल्य को बराबर महत्व दिया जाता है, जिसके कारण कई बार क्या होता है कि जो चरम मूल्य हैं वो हमारे जो है उत्तर को जो है प्रभावित करते हैं, क्योंकि इसमें जो है आप देख रहे हो कि जहाँ 0 है वो भी उतना ही वैल्यूएबल है, जहाँ 4 है वो भी उतना ही वैल्यूएबल है, तो हर मूल्य को बराबर महत्व दिया जाता है। तो इस बराबर महत्व के कारण क्या होता है कि कई बार जो इम्पॉर्टेंट फिगर्स होते हैं उनका महत्व कम हो जाता है। इसी प्रकार जो है समानांतर माध्य कुछ भ्रमात्मक निष्कर्ष भी निकाल सकता है। इसको भी एक एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। अब ये जो है एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 2010, 11 और 12 में 3 दोस्त हैं, रमेश, महेश और सोमेश। इनकी जो आय है वो दी हुई है, ठीक है। अब आप रमेश को जो है देखेंगे कि ये इसका जो है महेश जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है ना। महेश जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो है रमेश को आप देखेंगे कि इसमें जो है ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है ना। ये डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि 75 से 65 और फिर 40,000 पर आ गया। और सोमेश जो है, सोमेश क्या कर रहा है, सोमेश जो है वो तरक्की कर रहा है। आप इसको देखेंगे, सोमेश जो है वो तरक्की कर रहा है। तो इस तरह जो है, लेकिन जब हम इसका उत्तर निकालेंगे, है ना, जब हम जो है इसका उत्तर निकालेंगे तो जो उत्तर है वो बिल्कुल सेम आएगा इनका। तो लेकिन वास्तविक स्थिति जो है कुछ और है। रमेश निरंतर जो है इसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, महेश एकदम कांस्टेंट है और सोमेश जो है निरंतर प्रगति कर रहा है। लेकिन जब हम इसका मीन निकालेंगे तो वो मीन जो है इनको बिल्कुल इक्वल शो करेगा। तो इस तरह जो है भ्रमात्मक निष्कर्ष इसमें निकल आते हैं। इसी प्रकार कुछ सापेक्षिक आंकड़े जो है समानांतर माध्य में इनका जो इनकी जो गणना है वो सही नहीं होती है, जहाँ सापेक्षिक आंकड़े हमें मिलते हैं। और समानांतर माध्य का सबसे एक महत्वपूर्ण अवगुण ये है कि इसका बिंदु रेखीय प्रदर्शन संभव नहीं है। ग्राफिकल मेथड से जो है हम समानांतर माध्य को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जबकि मीडियन और मोड आपको याद होगा कि उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है दे सकते हैं। अब समानांतर माध्य की उपयोगिता की अगर हम बात करें तो अनेक दोषों के होते हुए भी समानांतर माध्य जो है वो आदर्श माध्य है, क्योंकि जो है इसके गुण हम देख चुके हैं। बहुत सरल है, इसलिए जो है ये एक आदर्श माध्य जो है माना जाता है। और केंद्रीय प्रवृत्तियों में ये सबसे सरल, लोकप्रिय और प्रचलित माप है। सबसे ज़्यादा केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए अगर हम किसी माध्य का उपयोग करते हैं तो वो समानांतर माध्य ही होता है। इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में जो है हम समानांतर माध्य का जमकर प्रयोग करते हैं। औसत मूल्य, औसत लागत, आय, उत्पादन, वर्षा, अंक, इन सब का उपयोग जो है हम समानांतर माध्य के रूप में ही करते हैं। और जब कोई भी आम आदमी औसत शब्द का प्रयोग करता है तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि वो समानांतर माध्य का उपयोग कर रहा है। तो ये जो समानांतर माध्य है ये आम आदमी का माध्य है, हम कह सकते हैं। अब हम अर्थमेटिक मीन का जो है वो ज्योग्राफी में उपयोग देख लें कि हमारे भौगोलिक अध्ययन में जो है वो अर्थमेटिक मीन किस प्रकार उपयोगी है। तो भौगोलिक अध्ययन में समानांतर माध्य का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भूगोल में खींची गई जितनी समान रेखाएं हैं, समान नहीं है, सममान है, आइसोप्लेथ लाइन्स जिसको हम बोलते हैं, वो माध्य को ज्ञात करके ही उपयोग में लाई जाती हैं। आप जो है जितने हमारे क्लाइमेटिक डेटा है ना, चाहे उसमें जो है हमारी औसत तापमान है, औसत वर्षा है, और कितने सारे क्लाइमेटिक डेटा होते हैं, वो सब के सब क्या हैं, समानांतर माध्य पर आधारित होते हैं। इसलिए भूगोल में जो है अर्थमेटिक मीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा माध्य का उपयोग आयु, फसल, उत्पादन, फसल की इकाई उपज, उत्पादन व्यय, आयात निर्यात, यानी कि केवल ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी में ही हम इसका उपयोग करते हैं जलवायु आंकड़ों के लिए ही, बल्कि हमारे और भी जो अध्ययन के क्षेत्र है भूगोल में, जैसे मानव भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, इन सभी में जो है समानांतर माध्य का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और समानांतर माध्य के द्वारा हम जो है विकास और ह्रास की मनोवृत्ति का एकदम से पता लगा लेते हैं। और जब हमें एक सेंट्रल वैल्यू मिल जाती है तो सेंट्रल वैल्यू के आधार पर हम जो है जो भी हमारे जो है देशों के विकास की जो दर है घटने या बढ़ने की, उसको भी हम बहुत अच्छे से जो है पता लगा सकते हैं। भूगोल में जो है समानांतर माध्य के महत्व को प्रदर्शित करते हुए रॉबिन्सन महोदय ने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि अर्थमेटिक मीन जो है
वो कार्टोग्राफी में जो है सेंट्रल टेंडेंसी का एक बहुत महत्वपूर्ण माप है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे मानचित्र हैं, कौन से मानचित्र, जो टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और प्रेसिपिटेशन पर, यानी कि तापमान, वायुदाब और वर्षण पर आधारित जितने भी हमारे मानचित्र हैं वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं हमारे समानांतर माध्य पर। ठीक है, हमारा मीन पर जो है वो डिपेंड करते हैं और इस मीन में जो है अर्थमेटिक मीन भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि समानांतर माध्य के ये गुण और अवगुण जो है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। अगली क्लास में जो है हम जो माध्यिका है उसके गुण और अवगुण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जो है जय हिंद।